हाँ जी बेटा, सवाल को ध्यान से पढ़ें। A city hospital has the following minimal daily requirement of nurses. तो पीरियड बेटा हमारे को अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर बेटा आपने 24, क्योंकि हॉस्पिटल तो 24 आवर सर्विसेज है, ठीक है, तो 24 घंटों को अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर बांट रखा है बेटा, 6 हिस्सों में बांटा है। तो 6 से 10, 10 से 2, 2 से 6, 6 से 8, 6 से 10, 10 से 2 और फिर 2 से 6, मतलब वही सुबह शाम वाली 12-12 घंटे बांट। तो कम से कम आपको कितनी नर्सेज की रिक्वायरमेंट है? सुबह 6 से 10 बजे तक कम से कम 2 नर्सेज, ठीक है, 10 से 2 बजे तक कम से कम 7, 2 से 6 बजे तक 75 नर्सेज। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये सही में 75 है या फिर मिस प्रिंटिंग है। आंसर में तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। फिर आपको 6 से 10 बजे तक शाम को कम से कम 8 नर्स चाहिए, रात को 10 से 2 बजे तक 20 नर्स चाहिए, 2 से 6 बजे तक सुबह 6 नर्स चाहिए। Nurses report to hospital at the beginning of each period and work for 8 consecutive hours. 8 घंटे तक लगातार वो काम करते रहेंगे। The hospital wants to determine the minimal number of nurses to be employed so that there will be sufficient number of nurses available for each period. Formulate this as a linear programming question by setting up appropriate constraint and objective function. बेटा आपको वो नर्सेज बतानी है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ नर्सेज कम पड़े, टोटल नंबर ऑफ नर्सेज क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ताकि हमारी टोटल जो उनको सैलरी वैलरी पे करेंगे वो क्या हो जाए, मिनिमाइज। अब वो नंबर ऑफ नर्सेज हम किस समय से चेक करेंगे बेटा, वो कितने बजे ज्वाइन कर रही है शिफ्ट। नर्सेज जो है वो कितने बजे शिफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेटा 6 बजे शिफ्ट ज्वाइन होगी, 10 बजे ज्वाइन करेंगे तो X2, 2 बजे ज्वाइन करेंगे तो X3, 6 बजे ज्वाइन करने वाले X4, X5, X6। तो ये तो हो गए हमारे पास नंबर ऑफ नर्सेज जो हम एज्यूम करने वाले हैं कि कौन कितने नर्स कितने बजे ज्वाइन करने वाले हैं। तो X1 नर्स वो होंगे जो सुबह 6 बजे आया करेंगे, लेकिन जो 6 बजे आया करेंगे वो कितने बजे तक रुकेंगे, 8 घंटे, यानी कि 2 बजे। समझ में आ रही बात? 8 बजे आएंगे बेटा, जो सुबह 6 बजे आएंगे ना वो 8 घंटे रुकेंगे और 2 बजे तक जाएंगे, इसका मतलब ये, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो आपका जो टारगेट है वो क्या है, मिनिमाइज करना। किस चीज को मिनिमाइज करना, टोटल नंबर ऑफ नर्सेज को। तो आपकी जो पहली इक्वेशन बनेगी, पहले तो हम लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ नर्सेज कमिंग at 6 a.m., 10 a.m., 2 p.m., 6 p.m., 10 p.m. and 2 a.m. are X1, X2, X3, X4, X5 and X6 रिस्पेक्टिवली। 6 अलग अलग शिफ्ट में बांट दिया हम लोग। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 प्लस X6 को मिनिमाइज कर, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन। जो फर्स्ट शिफ्ट में वर्कर आएंगे, ठीक है, 6 से 2, और जो सेकंड शिफ्ट में वर्कर आएंगे, देखो बेटा इसमें ना सबका 4-4 घंटे का ओवरलैप, सभी वर्कर्स का 4-4 घंटे का क्या है, ओवरलैप। ओवरलैप कैसे है इसको यहां पे समझ लेते हैं। बेटा जब कोई सुबह 6 बजे आएगा तो वो 6 बजे से कब तक जाएगा, 2 बजे तक, ठीक है, लेकिन 6 से 2 बजे के बीच में एक 10 बजे का टाइम भी है। जो 10 बजे आएगा वो कब जाएगा, शाम को 6 बजे।
तो इस वाले पीरियड के अंदर ओवरलैप है, समझ में आ रही बात, इस वाले ड्यूरेशन के अंदर। तो जो सुबह 6 बजे आ रहे हैं वो इस वाले पीरियड में भी आपके पास अवेलेबल होंगे 10 से 2 बजे के बीच में, और जो 10 बजे आएंगे वो भी 10 से 2 बजे के बीच में अवेलेबल होंगे। तो अगर मैं चेक करूं कि 10 से 2 बजे के बीच में मुझे नंबर ऑफ वर्क जो वर्कर्स हैं वो टोटल कितने चाहिए, 10 से 2 बजे के बीच में मुझे टोटल कितने वर्कर चाहिए, 7, कम से कम 7 नर्स होने चाहिए। इसका मतलब जो X1 नर्स सुबह आए थे और जो X2 10 बजे आने वाले हैं, ये दोनों मिला के एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो X1 एंड X2 मिला करके एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 7। क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ था, मिनिमम नंबर ऑफ नर्सेज रिक्वायर्ड, कम से कम इतने चाहिए। इससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इतने आपको चाहिए होंगे। ऐसे ही जो 10 बजे आए होंगे वो 6 बजे तक रुकेंगे, और जो 2 बजे आएंगे वो रात को 10 बजे तक रुकेंगे। तो 2 से 6 बजे के बीच में X2 भी होंगे और X3 भी होंगे। तो 10 से 6 बजे, 2 से 6 बजे के बीच में आपको चाहिए 75 नर्स। तो X2 प्लस X3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, मेरे को 75 की काउंट कैलकुलेशन बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन लिखी हुई है तो हम कर रहे हैं, मान लें तो 75। ऐसे ही बेटा आपकी आगे की इक्वेशन चलती रहेंगी। X3 यानी कि जो 2 बजे आए और जो 6 बजे आएंगे दोनों मिला करके कम से कम कितने होने चाहिए, 8। तो X3 प्लस X4, फिर X4 प्लस X5 20 होने चाहिए। X5 प्लस X6 6 होने चाहिए। और X6 प्लस X1 जो रात को कितने बजे आए, 2 बजे आए, वो सुबह कितने बजे तक जाएंगे, 10 बजे। जो रात को 2 बजे आए हैं वो सुबह 10 बजे जाएंगे, और जो सुबह 6 बजे आए हैं वो कितने बजे जाएंगे, 2 बजे। ऐसी होने वाला है ना। हाँ, तो 6 से 10 के बीच में जो कौन कौन से वर्कर होंगे, जो X6 वाले होंगे, और जो सुबह 6 बजे आएंगे यानी कि X1 वाले होंगे। तो X1 प्लस X6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपको पहले शिफ्ट में कितने वर्कर चाहिए, 2। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और लास्ट में हम कौन सा कंस्ट्रेंट डालते हैं, नॉन नेगेटिविटी। इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है बेटा आपके पास, यही कंडीशन है। समझ में आ गई बात। नाइन्थ, नाइन्थ हो गया, अच्छा नाइन्थ, ओके। लेकिन इसमें इन्होंने बनाई कहाँ है कंडीशंस, अच्छा लिखी तो होगी, पूरी नहीं है, लेकिन ये 15, 8, 20, 6 और 2 है। 1 और 6 की ग्रेटर देन 2 वाली हो गई, ठीक है। 5 और 6 की ग्रेटर देन 6 वाली हो गई, 20 वाली हो गई, 8 वाली हो गई, 75 वाली है ही नहीं है। अच्छा 15 ले रखा है, वो 75 नहीं है, वो 15 है। मैं कह रहा था ना मिस प्रिंटिंग हो सकती है, तो वो 15 है। आंसर के अंदर तो 15 नजर आ रहा है, बाकी देख लेना अपने हिसाब से। क्वेश्चन में 75 है इसलिए हमने इक्वेशन 75 की बनाई है। हाँ वो मिस है बेटा, वो मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन के अंदर, उसको छोड़ो। नहीं वो लिखना लिखना चाहते होंगे, वो कॉमा लग गया, फर्स्ट इक्वेशन पहले रह गई, फिर वो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन मिस है, वहां पे कॉमा लगा हुआ है। चलो जी, 9th क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा। हाँ जी, कृपया सवाल को ध्यान से पढ़ें। A marketing manager wishes to allocate his annual advertising budget of rupees 20,000 in two media vehicles A and B. मीडिया व्हीकल मतलब दो तरीके हैं एडवर्टीजमेंट के। व्हीकल का मतलब यहाँ पे गाड़ी नहीं है,
मीडिया मतलब रास्ता, प्रिंट मीडिया हो सकता है, रेडियो की एडवर्टीजमेंट हो सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो व्हीकल मतलब यहाँ पे वो। द यूनिट कॉस्ट ऑफ मैसेज इन मीडिया ए इज 1000 रुपीज एंड दैट ऑफ बी इज 1500। तो एक बारी एडवर्टीजमेंट जब आप ए से करते हो तो 1000 रुपए का खर्चा आता है, और जब आप बी से एक बारी एडवर्टीजमेंट करते हो तो 1500 का खर्चा आता है। और हम अपने खर्चे को मिनिमाइज करना चाहते हो, और खर्चे की जो लिमिट है वो कितनी है, 20,000। मीडिया ए इज अ मंथली मैगजीन एंड नॉट मोर देन वन इंसर्शन इज डिजायर्ड इन वन इशू। तो एक एड में, एक इशू में आप एक बार ही एड चलाओगे, ठीक है, और मंथली मैगजीन है ये। एटलीस्ट 5 मैसेज शुड अपीयर इन मीडिया बी। द एक्सपेक्टेड इफेक्टिव ऑडियंस फॉर यूनिट मैसेज इन मीडिया ए इज 40,000 एंड मीडिया बी इज 55,000। बेटा हमारा जो इस सवाल में जो टारगेट बनने वाला है ना, वो हमारे कस्टमर बनने वाले हैं, जो ऑडियंस है ना, जिनके पास वो एडवर्टीजमेंट पहुंचने वाली है, तो वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम ये हमारे को बता रहे हैं कि एक एडवर्टीजमेंट अगर आप ए में चलाते हो तो आपको 40,000 लोगों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है, और जब आप बी में एडवर्टीजमेंट चलाते हो तो आपको 55,000 तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। ठीक है, और ये एनुअल बजट है जो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो एडवर्टीजमेंट हमारे पास मीडिया ए वाली है वो तो मंथली मैगजीन है, मीडिया बी के बारे में बताया ही नहीं। मैसेज तो नहीं है मैगजीन की, चलो नहीं नहीं, मीडिया ए इज अ मंथली मैगजीन एंड नॉट मोर देन वन इंसर्शन इज डिजायर्ड इन वन इशू। तो एक महीने में एक ही ऐड हुई, तो पूरे साल में आपकी ज्यादा से ज्यादा कितनी ऐड हो सकती है, 12। ठीक है, लेकिन मीडिया बी के बारे में नहीं बताया कि वो एडवर्टीजमेंट कैसी है, वो एनुअल है, बाई मंथली है, कैसी एडवर्टीजमेंट है, उसके बारे में हमारे को पता नहीं चलता। तो जो पता था कि बस खाली 5 मैसेज आने चाहिए किसके लिए, बी में। हाँ, तो उसके साथ में आपके कम से कम 5 होने चाहिए, वहां पे ज्यादा से ज्यादा 12, क्योंकि एक 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 मैगजीन में एक ही ऐड होगी, तो पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा कितनी ऐड होगी, 12। 12 से ज्यादा ऐड आप नहीं कर पाते। चलो बनाए, अपना फॉर्मुलेशन करें प्रॉब्लम की। तो बेटा 3 तो शर्तें हो गई, 20,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, 12 से ज्यादा ए में ऐड नहीं हो सकती, कम से कम 5 ऐड बी में करनी पड़ेंगी, और आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। एडवर्टीजमेंट का पर्पस तो यही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। तो हम मान लेते हैं, ले क्या चीज मानूंगा कि कौन से, नहीं बजट तो बेटा 20,000 रुपये लिखा ही हुआ। ऑडियंस तो बताइए हुए कितने तक पहुंच सकते हो आप, 1000 और क्या नाम है, 40,000 और 55,000। हमने क्या बताना है, कौन से मीडिया से कितनी एडवर्टीजमेंट करोगे, कितनी बारी एडवर्टीजमेंट कौन से मीडिया से होगी। तो लेट द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट फ्रॉम मीडिया ए एंड बी X1 and X2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट को हमने X1 और X2 लेना है। ठीक है, और हर एडवर्टीजमेंट जो आप मीडिया ए में करोगे वो कितने लोगों तक पहुंचेगी, और बेटा जो बी में करोगे वो कितने लोगों तक पहुंचेगी, 55,000। तो मैं चाहता हूं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू, बेटा मीडिया ए में आप X1 एडवर्टीजमेंट करोगे और कितने लोगों तक पहुंचोगे, और मीडिया 2 में आप X2 एडवर्टीजमेंट्स करोगे और 55,000 लोगों तक पहुंचोगे पर एडवर्टीजमेंट। तो एक एडवर्टीजमेंट पे 55,000, तो X2 पर टोटल 55,000 मल्टीप्लाई है, X2 तो मल्टीप्लाई क्यों लिखना, सीधा X2 लिख देते हैं। हाँ जी, तो ये तो आपका हो गया मैक्सिमाइज फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस क्या है सर, पहली कंडीशन तो है बजट की, जितनी भी आप एडवर्टीजमेंट करोगे उसके ऊपर 1,000 रुपए का और 1,500 रुपए का खर्चा होगा, और टोटल खर्चा 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो X1 नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट हो गई मीडिया ए में, जिसके ऊपर खर्चा कितना होता है, 1,000। तो अगर एक यूनिट, एक एडवर्टीजमेंट का 1,000 है, तो X1 एडवर्टीजमेंट का 1,000 X1 हो जाएगा, और 1,500 रुपए खर्चा अगर एक एडवर्टीजमेंट का है तो X2 एडवर्टीजमेंट का 1,500 X2 हो जाएगा। और ये जो खर्चा है ये ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 20,000। तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20,000।
कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये तो होगी पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि आप एक महीने में एक मंथली मैगजीन के अंदर एक ही ऐड चलाओगे, इससे ज्यादा ऐड नहीं चला सकते। तो पूरे साल में कितनी ऐड चल सकती है? 12, उससे ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। तो X1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12। X2 में कम से कम कितनी चलानी पड़ेगी? क्या लिखा हुआ देखो, कम से कम, यानी कि X2 शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन। वो क्या बोल रहे हैं? कम से कम 5 ऐड, यानी कि 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 5 से ज्यादा हो सकती है, 5 से कम नहीं हो सकती। तो X2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। बस, और कोई हमारे पास कंडीशन है नहीं। और एक नॉन नेगेटिविटी डाल देते हैं। ठीक है जी। वैसे तो एक्स रिपीट करो। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? बेटे देखो, क्वेश्चन में आपको बताया कि आपके पास 20,000 रुपए का टोटल बजट है, इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। एक है, मान लो मीडिया ए जो है, मान लेते हैं वो टीवी, वो रेडियो की एडवर्टीजमेंट है। मीडिया 2 जो है वो टीवी की एडवर्टीजमेंट है। तो रेडियो से एडवर्टीजमेंट करोगे 1,000 रुपए पर एडवर्टीजमेंट, और रेडियो से टीवी से करोगे तो 1,500 रुपए पर एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। खर्चा आपका कम से ज्यादा कितना हो सकता है? 20,000। एक तो उसका कंस्ट्रेंट हो गया 1,500 रुपए पर एडवर्टीजमेंट और 1,000 रुपए पर एडवर्टीजमेंट। वो कह रहे जी टीवी से कम आप आपको 5 एडवर्टीजमेंट करनी ही पड़ेगी, और रेडियो से ज्यादा कितनी कर सकते हो? 12। तो उसकी कंडीशन डाल दी। रेडियो से एडवर्टीजमेंट कितनी हो रही थी? X1, जो कि 12 या उससे कम होनी चाहिए। और जो टीवी से एडवर्टीजमेंट होनी थी वो कितनी होनी थी? कम से कम 5। तो या तो 5 हो या तो 5 से ज्यादा हो, कम नहीं चलेंगे। तो X2 शुड बी ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है? लोगों तक पहुंचने का फंक्शन है बेटा। हमारा जो टारगेट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का है। मीडिया ए यानी कि रेडियो से मान लेते हैं हम 40,000 लोगों तक पहुंच सकते हैं, और टीवी से हम 55,000 लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमाइज फंक्शन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो सके, नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट। और कोई डाउट? 10th क्वेश्चन करने के लिए दिया था? नहीं। अभी इसका डुअल लिखना शुरू करें, इसमें डुअल बनाना है। मतलब 12 दिया था, हो गया? बेटा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना। 13th क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ जी बेटा, सवाल को ध्यान से पढ़े। म्यूचुअल फंड हैज कैश रिसोर्सेज ऑफ ₹200 million for investment in a diversified portfolio. Table below shows the opportunities available, their estimated annual yield, risk factor and term period. तो बेटा कितनी रिटर्न मिलेगी, कितना उसमें रिस्क है, और कितने समय की वो इन्वेस्टमेंट है। Formulate a linear programming model to find the optimal portfolio that will maximize return. तो बेटा हमारे पास टोटल 200 मिलियन है, आपको उस पैसे को बांटना है। कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉलिसी गाइडलाइंस, तो हमारे पास कुछ शर्तें। शर्त ये है बेटा, ऑल फंड्स अवेलेबल मे बी इन्वेस्टेड, सबके अंदर पैसा डलना चाहिए। ठीक है जी, सबके अंदर पैसा, हर फंड में पैसा डलना चाहिए। बैंक डिपॉजिट, ट्रेजरी नोट्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ब्लू चिप स्टॉक, स्पेक्युलेटिव स्टॉक, रियल एस्टेट, सब में पैसा जाना चाहिए। यानी कि सबकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। वेटेड एवरेज पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर एज प्लानिंग होराइजन। बेटा देखो, किसी इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो 3 साल भी है, किसी का 6 साल भी है, किसी का 10 साल भी है। तो वो कह रहा है वेटेड एवरेज पीरियड जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 5 साल। वेटेड एवरेज कैसे निकालते थे? तुमने वैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करें, कैसे करते थे सर? प्रॉफिट होता था, उसको हम वेट से मल्टीप्लाई करते थे, और हमारे पास आता था प्रोडक्ट। याद आ रहा है?
फिर आप करते थे सिग्मा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट, ऐसे ही करते थे। यही वेटेड एवरेज का तरीका होता है, बस अब यहाँ पर प्रॉफिट की जगह पीरियड है। और वेट क्या रहेगा बेटा? वेट रहेगा आपका प्रपोर्शन। जैसे आपने टोटल 100% पैसे में से 10% पैसा यहां डाल दिया तो ये इसका वेट है, 20% पैसा यहां डाल दिया तो इसका वेट है, 5% पैसा यहां डाल दिया तो ये इसका वेट है। टोटल ऑफ वेट कितना रहेगा? 1। टोटल पैसा तो 100% ही हो सकता है, 100% से ज्यादा तो इन्वेस्ट हो ही नहीं सकता। तो एनुअल यील्ड वेट नहीं है बेटा, वो तो रिटर्न है कि अगर आपने यहाँ पर 1 रुपया लगाया तो उसके ऊपर 9.5% कमा लोगे। यील्ड मींस रिटर्न, जो आपने लगाया है उसके ऊपर आप क्या कमाओगे। तो अगर आपको एवरेज प्रॉफिट, देखो अगर मैं अपना सारा का सारा पैसा, कृपया ध्यान से समझें, अगर मैं अपना 100% पैसा सिर्फ बैंक डिपॉजिट में डाल दूं, कहीं भी और ना डालूं, तो मेरे पूरे 100% अमाउंट के ऊपर 9.5% रिटर्न आएगी। ठीक कह रहा हूं मैं? लेकिन अगर मैं आधा आधा डाल दूं, तो आधा यहां पे डाल दिया, आधा यहां पे डाल दिया, तो आधे पैसे पे इतनी रिटर्न आएगी और आधे पैसे पे। और अगर मैं ये सारा पैसा अलग अलग वेट की फॉर्म में इन सब में इन्वेस्ट कर दूं, तो हर प्रोपोर्शन के ऊपर, हर प्रोपोर्शन यानी कि हर वेट के ऊपर इनकी रिटर्न मुझे मिलती जाएंगी। जैसे मैंने 10% पैसा यहाँ पे डाल दिया तो 10% पे 9.5% की रिटर्न आएगी। अगर मैंने 20% पैसा ट्रेजरी नोट्स में डाल दिया तो मेरा 20% के ऊपर 8.5% की रिटर्न जनरेट होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये जो रिटर्न है, वेटेड एवरेज रिटर्न, वो भी इसी प्रोपोर्शन पे डिपेंडेंट है। वेटेड एवरेज रिस्क भी इसी पे डिपेंडेंट होगा, वेट्स पे, और वेटेड एवरेज पीरियड भी इसी वेट के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपने किस प्रोपोर्शन में कौन सी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है। शब्द समझ में आ रहे? हमको बेटा वही प्रोपोर्शन बताना है कि आप किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो आपका वेटेड एवरेज पीरियड कितना आना चाहिए? कम से कम 5 साल। ठीक है जी। वेटेड एवरेज रिस्क फैक्टर नॉट टू एक्सीड, 0.20। तो जब वेटेड एवरेज रिस्क करोगे, पीरियड की जगह क्या करना पड़ेगा? रिस्क करना पड़ेगा। रिस्क मल्टीप्लाई बाय वेट करोगे, प्रोडक्ट आएगा, सिग्मा प्रोडक्ट डिवाइड बाय सिग्मा वेट करोगे। वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सिग्मा वेट हमेशा कितना रहेगा? 1। 100% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, 100% को 1 बोल सकते हैं। 10% इज 0.10, 100% इज 1। तो कह रहा है जी वेटेड एवरेज पीरियड आपका 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 5 साल कम से कम होना चाहिए, और रिस्क जो आपका वो 0.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड स्पेक्युलेटिव स्टॉक to be not more than 25% of the money is invested in टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी शर्तें होंगी बेटा, ये सारी शर्तें हम लगाएंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, टारगेट क्या रखना है भैया? उसमें परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें बेटा रिटर्न सबसे ज्यादा चाहिए ना। हाँ, परसेंटेज हमको वेट्स बताने हैं, किसमें कितना पैसा लगाएं, ये तो सही बात है, ये तो हमको बताना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी कम से कम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा। रिटर्न हमारी मैक्सिमाइज हो जाए। हाँ। क्योंकि जो शर्तें बताई हैं वो किसके लिए बताई हैं? रिस्क के लिए बताई हैं बेटा। एक बार सुनो, जो कंडीशन हमको बताई है वो किसके लिए बताई है सर? पीरियड के लिए। जो कंडीशन हमारे को बताई है वो किसके लिए बताई है? रिस्क के लिए। ठीक है जी। और हमारा टारगेट क्या है? ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना। क्या पूछ रहे थे? तो हम मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट करेंगे ना? नहीं, मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? वो तो कंडीशन है कि टोटल इन्वेस्टमेंट मिला करके 200 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो तो कंडीशन है। मैक्सिमाइज रिटर्न करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए तो 200 मिलियन अवेलेबल है ही, कम से कम इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है? इन्वेस्टमेंट तो पूरी 200 मिलियन तक जा सकती है हमारी। सर एक क्वेश्चन होता है ना जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज की थी, जिसपे हमें डिविडेंड ज्यादा मिला था। नहीं, उसमें भी हमने रिटर्न मैक्सिमाइज करी थी, डिविडेंड वाला और बेड डेट्स वाला क्वेश्चन था वो। नहीं, फिर उसके अंदर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये होगी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। दूसरा एक तो ये क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर बैंक था, हमारे को रिटर्न मिल रही थी और बेड डेट से। कौन सा? सेकंड क्वेश्चन जहाँ पे डिविडेंड और ग्रोथ मार्केट वैल्यू। हाँ, तो क्वेश्चन के अंदर वहां पे रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है वहां पर कि मिनिमम सम ढूंढो। इस क्वेश्चन में बोला नहीं है। नहीं। 13 में नहीं, बल्कि यहां पर तो मुझे अमाउंट बता रखा है कि आपके पास 200 मिलियन अवेलेबल है। ठीक है, और यहां पर मुझे जो शर्त नहीं बताई है वो किसकी नहीं बताई है? सिर्फ इनकम की, प्रॉफिट की। हाँ।
तो बेटा मैक्सिमाइज रिटर्न के लिए काम करें, क्योंकि कंडीशन उसकी अवेलेबल नहीं है और हमको वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो अब करना क्या है सर, सबसे पहले पहले तो माने क्या, सवाल ये है हमने बताना क्या है, क्या चीज माने, x1 x2 किस चीज को माना जाए। हम बेटा मानेंगे प्रपोर्शन यानी कि वेट्स, कि टोटल 100% अमाउंट जो भी होगा उसमें से कितना हिस्सा बैंक डिपॉजिट में जाएगा, अमाउंट में नहीं, प्रपोर्शन में, वेट्स में, परसेंटेज में। ठीक है जी, तो लेट द वेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी उसको हम कितना बोलेंगे, 1। बस उसमें से हो सकता है 10% बैंक डिपॉजिट में जाए, 5% जाए, अभी हमारे को नहीं पता है। लेट द वेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बी x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6, 6 है ना टोटल, 6 4 बैंक डिपॉजिट्स, ट्रेजरी नोट्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट। रिस्पेक्टिवली। चलो, तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बेटा वो है मैक्सिमाइज रिटर्न। मैक्सिमाइज सेट, कितनी कितनी रिटर्न आएगी सर? देखो, आपकी जो टोटल रिटर्न मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, जरा ध्यान से देखें सामने। मान लो बेटा अगर आपने 10% पैसा यहाँ पर लगाया, 20% यहाँ पर लगाया, 10% यहाँ पर लगा दिया, 20% यहाँ पे लगा दिया, 10% यहाँ पर और 30% यहाँ, टोटल हो गया ना 40 और 60, 100। तो टोटल वेट कितना हो गया हमारा? तो आपको देखो ये पता है कि 10% इन्वेस्टमेंट पे आप 9.5% कमाओगे, 20% पे आप कितना कमाओगे, 8.5। मैं जानना चाहता हूं इस पूरे पे कितना कमाओगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये हो गया वेट और ये क्या हो गया हमारे पास, रिटर्न। तो वेट को जब रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, और सिग्मा प्रोडक्ट को सिग्मा वेट से जब डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज रिटर्न हो जाएगा। प्रॉफिट बोल लो, रिटर्न बोलो, किसी भी चीज का वेटेड एवरेज करने का यही तरीका होता है। तो हमें करना क्या है बेटा, हमने वेट तो एज्यूम करनी है x1 x2 x3। तो x1 वेट के ऊपर आप कितनी रिटर्न कमाओगे सर, 9.5%। x2 वेट के ऊपर आप कितनी रिटर्न कमाओगे, 8.5%। x3 वेट के ऊपर आप कितना कमाओगे, 12%। x4 पे 15%, x5 पे 32.5% और x6 पे 35%। तो आपको हर प्रोपोर्शन के ऊपर अपनी रिटर्न पता है। सर आपने वेट बेटा निकाला नहीं है, मानना है, ये तो हटा रहा हूं मैं, समझा रहा था मैं कि अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो मेरी टोटल रिटर्न इस तरीके से निकल सकती अगर है। सिर्फ ठीक है, वेट निकाला नहीं गिवन है, होता, अगर वेट गिवन होता तो हम क्या ऐड करते? कुछ नहीं ऐड करते, फिर तो सवाल खत्म हो जाता बेटा। अगर वेट गिवन है कि किसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई तो हम कुछ नहीं ढूंढ सकते। वेट पता चलेगा तो अमाउंट पता चल जाएगा, है ना। चलो, तो अभी हमें चाहिए मैक्सिमाइजर, तो हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न। सपोज हम जैसे ऊपर 20 लाख का हमारे पास 200 मिलियन था, हाँ ठीक है। तो उसमें से अगर हम 10% उसमें करें तो जो क्या कहते हैं 20 lakhs आएगा, उसको 20 या 2 हाँ, हाँ। करोड़ भी आएगा, उस 2 करोड़ का 9.5% हमें रिटर्न में मिलता करेक्ट। है। तो उसका क्या कहते हैं, x1 into 9.5 हमारा प्रोडक्ट हो गया। रिटर्न, हाँ प्रोडक्ट हो जाएगा। 9.5 की जगह मैं 0.095 लिखूंगा, 9.5% इज 0.095। तो रिटर्न्स हमारे को कितनी मिलेंगी सर, x1 इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 0.095 की रिटर्न मिलने वाली है, प्लस x2 इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 0.085 की रिटर्न मिलने वाली है, x3 इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 0.12 की रिटर्न मिलने वाली है, x4 पे 0.15, x5 पे आपको रिटर्न मिलेगी बेटा 0.325 और x6 पे आपको रिटर्न मिलेगी 0.35। ये आपकी रिटर्न टोटल वेटेड एवरेज रिटर्न होगी एक तरीके से। देखो वेटेड एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है बेटा,
आप क्या करते हो, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया बेटा, आपके पास अगर रिटर्न अवेलेबल है, आप रिटर्न को वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से बताता हूं, चलो सवाल बाद में करेंगे, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। बेटा मान लो आपके पास दो इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, एक्स और वाई। ठीक है जी। एक्स इन्वेस्टमेंट आपको 15% की रिटर्न दे सकती है और वाई इन्वेस्टमेंट आपको 20% की रिटर्न दे सकती है। ये है इनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे टोटल रिटर्न कितनी मिलेगी। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि दोनों में आप कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। तो मैंने पता किया कि 60% पैसा हम एक्स में लगाने वाले हैं और 40% पैसा हम वाई में लगाने वाले हैं, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 100% हो गई। तो 100% पैसे का 60% इधर लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% पैसे के ऊपर तो मैं कितनी रिटर्न कमाऊंगा, 15%। तो 0.6 के ऊपर जब आप 15 से कमाओगे तो बेटा आपके पास आएगा 9। और जब आप 40% पैसे के ऊपर 20% की रिटर्न कमाओगे तो आप कमाओगे 8। तो टोटल जो रिटर्न आएगी बेटा आपके पास वो आएगी कितनी, 17। ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रोडक्ट। देखो जो हम समझने के लिए करते हैं, रिटर्न मल्टीप्लाई बाय वेट प्रोडक्ट हो गया। सिग्मा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट, और सिग्मा वेट हमेशा कितना आएगा प्रोपोर्शन के केस में 1। तो डिवाइड करके क्या कर लोगे, डिवाइड बाय 1 करने का तो मतलब नहीं बनता। तो ये जो आपके पास 17% आया है, ये आपके पास सीधा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, रिटर्न आ गया 17% की। तो इसको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला क्या बन गया, अगर आपको कोई भी चीज की वेटेड एवरेज कैलकुलेट करनी है, जैसे मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ एक्स को एक्स की रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेट ऑफ वाई को रिटर्न ऑफ वाई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे पास x1 y1 है, तो वेट ऑफ x1 को मुझे x1 की रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेट ऑफ x2 को मुझे x2 की रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलते जाएंगे। वही हमने यहां पर किया है। ठीक है ना। तो हमने रिटर्न को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वेट से, तो उसका सिग्मा करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज। वैसे तो डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट करना पड़ता है, लेकिन सिग्मा वेट हमारे पास कितना है यहाँ, 1। तो डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं। चलो ये तो हो गया जी हमारा मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, हाँ जी, शर्तें। क्वेश्चन ने आपको एक शर्त दी थी कि आपका जो टोटल वेटेड एवरेज पीरियड होना चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर। वो कम से कम 5 साल होना चाहिए। तो आपका वेटेड एवरेज पीरियड आएगा कैसे सर, 6 4 3 5 3 10, 6 4 3 5 3 10, ये पीरियड है। x1 इन्वेस्टमेंट का पीरियड कितना है, 6 साल, प्लस x2 इन्वेस्टमेंट का पीरियड कितना है, 4 साल, प्लस x3 इन्वेस्टमेंट का पीरियड है 3 साल, x4 इन्वेस्टमेंट का पीरियड है 5 साल, x5 इन्वेस्टमेंट का पीरियड है 3 साल और x6 इन्वेस्टमेंट का पीरियड है 10 साल। वेटेड एवरेज पीरियड आ रहा है, देखो वेट एंड पीरियड, वेट और पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट आएगा, सिग्मा प्रोडक्ट डिवाइड बाय सिग्मा वेट विच इज 1। वेट तो 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका वेटेड एवरेज पीरियड हो गया ये, जो कि कम से कम कितना होना चाहिए, 5 साल। कम से कम कितना होना चाहिए, 5 साल। क्या इतनी ये कहानी समझ में आ रही है बेटा, वेटेड एवरेज पीरियड। किसी भी वैल्यू को आप वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा, वो चाहे पीरियड हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो रिटर्न। ऊपर हमने इक्वेशन किसके लिए बनाई थी, रिटर्न की, तो रिटर्न मल्टीप्लाई बाय वेट करा है। नीचे जो इक्वेशन बन रही है वो किसकी बन रही है, पीरियड की, तो रिटर्न पीरियड मल्टीप्लाई बाय वेट करा है। अगली जो इक्वेशन बनेगी वो रिस्क की बनेगी। रिस्क आपको ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए, 0.2। रिस्क हमें ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए, क्या लिखा हुआ, वेटेड एवरेज रिस्क फैक्टर नॉट टू एक्सीड 0.2। तो आपको सभी इन्वेस्टमेंट के रिस्क फैक्टर दे रखे हैं, किसी का रिस्क फैक्टर 0.2 से कम भी है, किसी का 0.2 से ज्यादा भी है, लेकिन वो क्या कह रहा है, वेटेड एवरेज करने के बाद वो 0.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वेटेड एवरेज रिस्क ढूंढेंगे, रिस्क की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0.02 0.01 0.02 08 तो 0.02 x1 0.01 x2 x3 x4 x5
x6 क्या कर रहे हैं बेटा, लेस देन टाइप इक्वेशन बनाओ, मोर ग्रेटर देन टाइप इक्वेशन बनाओ। क्या बोला उसने, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 0.2, यानी कि ये जो टोटल रिस्क आना चाहिए ये 0.2 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये बेटा सेकंड कंडीशन होगी। एक कंडीशन उसने और बताई थी कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो कि आपने x6 ली थी, और स्पेक्यूलेटिव स्टॉक की इन्वेस्टमेंट जो कि आपने x5 माना है, जिसका वेट कह रही है ये टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका जो टोटल वेट होना चाहिए वो 0.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने वेट ही तो माने है, अमाउंट थोड़ी माना है, सीधा वेट माना है। तो इस वेट की वैल्यू यानी कि x5 और x6 की जो वैल्यू होनी चाहिए वेट्स की, उनका टोटल 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करेंगे? इसमें 0.25 से ब्रैकेट में हाँ। x2 x3 सब करेंगे ना। हाँ बेटा, ये करना है कि नहीं करना? टोटल पे ठीक बिल्कुल ठीक बात है सर, ये तो करना है, नालायक हो तुम। है। ये कर सकता था मैं अगर मैंने ये रुपए माने होते तो, अगर ये क्या माने होते, रुपए। लेकिन क्या तुमने x1 रुपए माने हैं या फिर वेट माना है? ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही है कि 10% पैसा तुमने मान लो यहाँ पे लगा दिया और 15% पैसा यहाँ पे लगा दिया, तो टोटली अपने आप पता है कितना आएगा, 25% आएगा मेरे भाई। अगर यहां पर मैंने रुपए माने होते ना कि x5 क्या है, रुपए, x6 क्या है, रुपए, तो मैं इसका प्रपोर्शन निकालता कि यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% निकालूंगा, वो अमाउंट में आ जाएगा। जैसे मान लो यहां पर 20 करोड़ रुपए होते, x1 x2 x3 क्या किस चीज के होते, रुपए होते, तो रुपए का 25% निकालता तो वो रुपए के बराबर आता। लेकिन क्या ये रुपए हैं x1 x5? ये तो ऑलरेडी परसेंटेज है, तो इनका टोटल तो किसके बराबर आना चाहिए, सीधा परसेंटेज के बराबर ही आना चाहिए ना मेरे भाई। नहीं, तो यहां पर सीधा क्या लिखा जाएगा, सिर्फ 0.25। और अगर तुमने मान लो यहाँ पे लिख भी दिया x1 x2 x3 x4 x5, क्योंकि इन सबका टोटल पता है कितना आने वाला है, लिख भी दोगे तो क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ जाएगा? आओ लिख देते, लिख दो। देखो ना, अभी तुमको पता ही है, तुमने ऑलरेडी यही तो माना हुआ है, इन सबका टोटल कितना आएगा, देखो 1 आएगा। और अगर तुमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी दिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये अमाउंट तो है नहीं, ये तो 1 है, तो मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा फिर, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 0.25। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने क्या मानी है, वेट्स मानी। इस चीज को समझो ना, अगर मैंने रुपए माने होते कि सर x1 रुपीज इन्वेस्ट हो रहे हैं, क्या इन्वेस्ट हो रही है, x1 रुपीज, तो 200 करोड़ का मान लो टोटल अमाउंट, अगर मैं 200 करोड़ इन्वेस्ट कर देता हूं तो 200 करोड़ का 25% कितना होता, 50 करोड़। तो मैं क्या बोलता, x3 x5 और x6 का जो अमाउंट है, क्योंकि वो अमाउंट माना होता हमने, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 50 करोड़ होना चाहिए, 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब मुझे करना पड़ता है कि टोटल अमाउंट का 25%। लेकिन यहां पर आपने ऑलरेडी उनको क्या माना हुआ है, परसेंटेज में ही माना हुआ, वेट में माना हुआ, तो करने की आवश्यकता नहीं। मुझे लग रहा था कोई ना कोई पूछे, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा था, लेकिन तूने सही करा पूछे। कहानी समझ में आ रही है ना, यहाँ पर सिर्फ 0.25 लिखने की जरूरत है, यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई वो करने की जरूरत नहीं। और एक चीज हो, x1 x2 x3 x4 x5 x6 क्या लिखे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही तो लिखते हैं। क्या मैं यहां पर अगर ऐसे लिख दूं तो ये इस कंडीशन, मैंने ग्रेटर देन की लिखा, सिर्फ इक्वल टू नहीं लिखा। इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब है इन्वेस्टमेंट जीरो। इसका मतलब हमने उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट, और कर भी उसने क्या बोला था, करनी हाँ। सब में, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते आप। कंडीशन समझ में आ रही, क्योंकि अगर आपने नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट बनाया ना यहाँ पर, सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, इन छह में से कोई भी चीज 0 हो सकती है। अगर आपने इक्वल टू लगा दिया तो, और अगर वो 0 होगी तो मेरी पहली कंडीशन वैलिड हो जाएगी, क्योंकि उसने वहां पर क्या बोला था, ऑल द फंड्स अवेलेबल में भी इन्वेस्टेड, सबके अंदर इन्वेस्टमेंट हो पाए। और अगर सबके अंदर इन्वेस्टमेंट हो पाए तो सबके अंदर वेट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चाहे वो 0.01 क्यों ना आए, 1% पैसा क्यों ना लगे, लेकिन सबके अंदर इन्वेस्टमेंट हो पाए। बेटा देखो उन्होंने क्या करा है, मैं उनका आंसर देख के चेक नहीं कर रहा ना, हम तो शर्तें मैच कर रहे हैं। और अगर मैं वो लगा देता हूं तो फिर मेरी ये कंडीशन वैलिड हो जाती है, वो कह रहे सब में इन्वेस्टमेंट हो पाए, और अगर मैं 0 लगा दूंगा तो सब में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी।
तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपको लिखना है, आप यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखो हम कौन सी कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं। फॉर फर्स्ट कंडीशन कोई दिक्कत तो नहीं। सर वैसे समझ तो आ रहा है जब आप समझा रहे हो, बट खुद एक बार करने में थोड़ी दिक्कत। बेटा एक बारी में एक्सपर्ट थोड़ी बन जाओगे, नहीं, जब खुद करते हैं तो पीछे से ऐसे देखा मैं। ऐसे ही नहीं, ऐसे होगा। और तुमको क्या लगता है, तुम एक बारी क्लास देख लोगे, क्लास अटेंड कर जाओगे तो घर पे जाकर के सब कुछ आ जाएगा? वो प्रैक्टिस के बाद ही आएगा भाई। जब 2 बारी कर लो ना उसके बाद सोचना। मतलब जैसे आप मतलब समझा देते हो तो समझ आ जाता है क्या हो रहा है, आप खुद क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है इसकी चैप्टर। ये क्या इस चैप्टर में नहीं बेटा, हर चैप्टर में आनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये तुम समझ के कर रहे हो। एक बारी में तुम कैसे एक्सपर्ट मान के चलते हो अपने आप को? सर मैं ना यहाँ से क्लास अटेंड करके गया, आपने हमारे को क्लास में सवाल करवाया था, हमने क्लास के अंदर कोई सवाल किया भी नहीं, हम सीधा घर पे जाएंगे, सवाल पढ़ेंगे और सवाल हो जाएगा। सीए में इंटर के पेपर देने जा रहे हो भाई, कोई भी ग्रुप हो तो उसका कोई लेवल होगा ना। सर एक क्लास पढ़ेंगे हम तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, सीधा सवाल पढ़ेंगे एक बारी में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? वो लगेगा टाइम, उसमें कोई कोई घबराहट की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें तो तुम्हारे को स्टेप समझ में आ, अभी तो ये सब सिर्फ इक्वेशन फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो जब हम सिंपलेक्स मेथड के ऊपर जाएंगे, वो तुम्हारे को स्टेप्स रिटेन करने के लिए कम से कम 4-5 बार एक ही सवाल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तो स्टेप ध्यान में रहेंगे कि इतने स्टेप्स लग रहे हैं उसके अंदर। चलो ये हो गया जी, कौन सा वाला सवाल? 13वां। सवाल नंबर 15 करेंगे बेटा। अब इसके अंदर सिर्फ इक्वेशन फॉर्मुलेट नहीं करनी, इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे अब, लेकिन अभी ग्राफिकल मेथड से करेंगे, सिंपलेक्स मेथड से नहीं। बेटा ग्राफिकल मेथड तभी तक फिजिबल रहता है जब तक आपके पास 2 वेरिएबल हो। अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल है तो फिर आपको ग्राफिकल मेथड की जगह सिंपलेक्स मेथड को यूज करना चाहिए। आओ जरा सवाल को ध्यान से देखें। एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर has distributors who will accept shipments of either transistor radios or electronic calculators। तो बेटा या तो वो ट्रांजिस्टर रेडियो खरीद सकता है हमसे, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर खरीद सकता है टू स्टॉक फॉर क्रिसमस इन्वेंट्री, वेयर एज द रेडियोस कॉन्ट्रीब्यूट ₹10 पर यूनिट। तो बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, सेल्स मैनेज वेरिएबल कॉस्ट करके जो हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो ₹10 पर यूनिट आता है, किसका? रेडियो का। और कैलकुलेटर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो कितना आता है? ₹15। both product use some of the same components, each radio requires each of क्या ये diodes and resistors। तो बेटा एक एक रेडियो बनाने के लिए एक डियोड और एक रेजिस्टर चाहिए, और हर कैलकुलेटर बनाने के लिए 10 डियोड्स और 2 रजिस्टर चाहिए। ये क्वांटिटी होगी कंजम्पशन की। The radio takes 12 minutes and calculator takes 9.6 मिनट। ये बेटा लेबर के टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, एक एक यूनिट बनाने के लिए। तो रेडियो बनाने के लिए 12 मिनट लगते हैं और कैलकुलेटर बनाने के लिए 9.6 मिनट लगते हैं ऑफ द टाइम ऑफ द कंपनी इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग मशीन। एंड द प्रोडक्शन मैनेजर एस्टिमेट दैट 160 आवर्स ऑफ टेस्ट टाइम अवेलेबल। ये बेटा कंडीशन होगी कि आपके पास टोटल टेस्ट टाइम कितना अवेलेबल है, ये कंडीशन होगी। तो टेस्ट टाइम हमारा कंडीशन हो गया। The firm has 8,000 diodes। ये भी कंडीशन होगी कि टोटल डियोड्स की जो कंजम्पशन है कैलकुलेटर और रेडियो मिलाने के बाद वो 8,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। रजिस्टर्स की जो टोटल कंजम्पशन है वो 3,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 3 तो शर्तें हो गई हमारे पास, ठीक है जी। व्हाट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स शुड बी सिलेक्टेड टू ऑब्टेन द
हाईएस्ट। तो आपको बताना क्या है कि कितनी क्वांटिटी बनाए, कितना प्रोडक्शन करें, दोनों का, कैलकुलेटर का और रेडियोस का, ताकि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो किसका, कौन सा बनेगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एज्यूम क्या करना पड़ेगा, x1 x2 को, क्वांटिटी प्रोडक्ट की, रेडियो कितने बनाए और कैलकुलेटर कितने बनाए। शर्तें भी क्लियर है, प्रॉफिट का अमाउंट भी क्लियर है, ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपए और 15 रुपए। ठीक है, इक्वेशंस तो बनी जाएंगी फटाफट, आओ बने। तो लेट x1 हाँ जी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 4 किस किस की क्वांटिटी चाहिए बेटा हमारे को, रेडियो एंड कैलकुलेटर x1 एंड x2, दो ही प्रोडक्ट, तो दो ही क्वांटिटी माननी पड़ेंगी, x1 और x2। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, बेटा रेडियो की हर यूनिट के ऊपर आपको 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है, और कैलकुलेटर की हर यूनिट के ऊपर हमारे को 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है। 10x1 प्लस 15x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंडीशन हमारे पास क्या क्या है, पहली शर्त ये है कि टोटल आपके पास 160 घंटे ही अवेलेबल है टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग कितनी लगती है बेटा, 12 मिनट लगते हैं रेडियो पे। तो x1 क्वांटिटी के ऊपर 12 मिनट के हिसाब से 12x हो गए, प्लस 9.6 मिनट लगते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, शुड बी लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि आपके पास जो ज्यादा से ज्यादा समय अवेलेबल है वो 160 घंटे, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 160 आवर्स 160 आवर्स, जबकि हम अगर को 12 मिनट और 9.6 मिनट्स बताए गए, तो 160 आवर्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं बेटा, आपको 12, अरे 60 से करना था, 60 से 9600 मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान से समझो बेटा, ये आपको 12 मिनट बताए, ये आपको 9.6 मिनट बताए, लेकिन अवेलेबिलिटी तो आवर्स में दे रखी है ना, तो मिनट्स की इक्वेशन को मिनट के साथ इक्वेट करोगे ना, तो 9600। ऑल्टरनेटिवली आप इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर सकते थे, आप अपनी इक्वेशन को आवर्स में बना सकते हो ऑल्टरनेटिवली। जैसे 12 मिनट मतलब कितने घंटे होते हैं पता है, 12/60.2 आवर्स। तो आप ऐसा भी बना सकते हो इस इक्वेशन को, 0.2x1 और 0.12x2, 16 आ रहा है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 160। इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन बनाई जा सकती है बेटा, ऊपर हमने इक्वेशन मिनट्स में बनाई है, नीचे हमने इक्वेशन आवर्स में बनाई है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ये दोनों एक ही कंडीशन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन ने आपको बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा 8000 डियोड्स कंज्यूम कर सकते हो, कोई कंपोनेंट होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो क्वेश्चन ने आपको बताया कि कितने डियोड्स लगते हैं, रेडियो बनाने में तो 1 लगता है, और कैलकुलेटर बनाने में 10 लगते हैं। x1 plus 10 1x1 plus 10x2 should be less than or equal to 8000। सिमिलरली जो रजिस्टर्स है वो बेटा 1x1 और 2x2 should be less than equal to 3000। तो हमारे पास बेटा 3 शर्तें होगी। सर आपने रेडियो कैलकुलेटर को x1 x2 लिया सर इन्होंने और ड्यूस ड्यूल को को ना, और इन्होंने बुक में ड्यूस मतलब जो पर यूनिट है ना, मतलब जो 4 ले रखा है। फिर बेटा वो क्वेश्चन की मिस्टेक है, या तो ऊपर 4 देगा तभी हम आगे 4 लेंगे। हाँ सर आपने कैलकुलेटर और रेडियो को x1 x2 बेटा ध्यान से सुनो, उसका एक डाउट है। हाँ नाम क्या तेरा वैसे, समर? हाँ समर, डाउट। सर आपने कैलकुलेटर और रेडियो को x1 x2 लिया करेक्ट, और डियोड को फिर भी मैंने किसी को भी x1 और x2 नहीं माना बेटा। डियोड्स जो है वो कंजम्पशन है, एक यूनिट रेडियो बनाने के लिए 1 डियोड लगता है, ठीक है। तो अगर x1 रेडियो बनेंगे तो कितने डियोड्स लगेंगे, 1x1
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और अगर मेरे पास x2 कैलकुलेटर बनेंगे तो कितने डियोड्स लगेंगे? तो मैंने यही तो लिखा भाई, x1 और x2 तो कैलकुलेटर और रेडियो की ही क्वांटिटी है, लेकिन हर रेडियो पे एक और हर कैलकुलेटर पे 10 लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके तो निकलेगा वो। हर जगह पे ऐसी करा, हर सवाल में जो चीज एक बार अज्यूम हुई है उसी के ऊपर जो कंडीशन है वो बेस्ड है। हाँ जी बेटा, मुझे अभी क्या बता रहे थे कि बुक में क्या ले रखा है? आंसर में वो, तो आंसर में उन्होंने 4 ले रखा है, तो वो 4 तभी हो सकता है जब आपको सवाल के अंदर 4 दे रखा हो। यहाँ पे तो जैसे लिखा हो ना रेडियोस के लिए 4 चाहिए, तो ऊपर क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। या तो आप क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाओगे तो यही बनेगी जो हमने बनाई है, और अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए तो फिर आपको क्वेश्चन के अंदर चेंज करना पड़ेगा, जहां पर ऊपर आपने एक रेट वो लिखा हुआ है ना, आ गया, ईच रेडियो रिक्वायर्स ईच ऑफ डियोड्स एंड रजिस्टर। तो अब ईच ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वैसे तो, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4, ऊपर भी तो 4 है फिर, है ना, डियोड्स भी और रजिस्टर भी। ऐसे होना चाहिए था, ईच रेडियो रिक्वायर्स 4 ईच ऑफ डियोड्स एंड रजिस्टर। तो यहां पर 4 क्वेश्चन में मिसिंग है, तो 4 ईच ऑफ डियोड्स, तो इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन बनेगी बेटा फिर वो 1 की जगह 4 4 के साथ बनेगी, ठीक है। और अगर सिर्फ ईच लिखा रहता तो फिर वो 1 के साथ ही, वो क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग। और कोई कंडीशन बची है? 3 शर्तें ही बताई थी क्वेश्चन ने। एक तो टाइम बताया था, ज्यादा से ज्यादा कितना है 160, डियोड्स की क्वांटिटी बताई थी और रजिस्टर की क्वांटिटी बताई थी। मैक्सिमाइज हमारा प्रॉफिट था, एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन और हो जाता है, नॉन नेगेटिविटी वाला क्या चीज, x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये सारी हमारी शर्तें हो गई। अब बेटा हमसे क्वेश्चन ने सिर्फ फॉर्मुलेट करने के लिए नहीं बोला, उसने पूछा है बताओ कितनी क्वांटिटी बनाओगे, आंसर निकाल के दो जो आपके लिए फिजिबल हो। इसमें लीनियर इक्वेशन वाले भी लग सकते हैं, जैसे हम 10th क्लास में करते थे, प्लस माइनस का। कर सकते हो, लेकिन बेटा 2 ही वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? 2 वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होती है? 2। यहाँ पर कितनी इक्वेशन है? 3। आपको 3 बार सोल्व करना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर से कॉमन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, है ना। ये 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये 2 इक्वेशन हो गई, और फिर ये वाली दोनों इक्वेशन हो गई। टोटल 3 इक्वेशन है ना, तो 3 बारी फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तीनों से अलग अलग आंसर आएंगे x1 और x2 के। फिर आप कितनी क्वांटिटी बनाओगे? उनमें से जो कॉमन वैल्यूज मिलेंगे, और वो कॉमन वैल्यूज के लिए सबसे आसान तो 2 तरीके हैं, वो लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन वाले नहीं है, वो एक ग्राफिकल मेथड है और एक सिंपलेक्स। उन कॉमन वैल्यूज तक पहुंचने के लिए तो हमको आंसर तो मिल जाएंगे, लेकिन 3 अलग अलग x1 और x2 की वैल्यू आ जाएंगी। 3 इक्वेशन को सॉल्व करोगे 3 बार तो अलग अलग आंसर आएंगे। हमको चाहिए कॉमन आंसर जो सब सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। देखो हमने शर्त लगाई है ना, क्या क्या शर्त लगाई है? टोटल 160 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, डियोड 60,000 से ज्यादा कंज्यूम नहीं होने चाहिए, और 3,000 से ज्यादा रजिस्टर कंज्यूम नहीं होने चाहिए। ये 3 शर्तें एक साथ पूरी कर दो, ऐसी प्रोडक्शन बता दो, और इन शर्तों को पूरे करते हुए प्रॉफिट भी क्या आना चाहिए? हाईएस्ट आना चाहिए। तो हाईएस्ट प्रॉफिट तक हम कैसे पहुंचेंगे? सिंपल काम करते हैं, फटाफट ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। पहली कंडीशन 12x1 प्लस 9.6x2, वैसे तो लेस देन और इक्वल टू, बेटा मैं पूरी कंजम्पशन के हिसाब से लेके चलता हूँ हाईएस्ट, कि हम पूरा का पूरा रिसोर्स यूज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9600। ये पहली कंडीशन है। इसमें से बेटा आपको x1 और x2 की वैल्यू ढूंढनी है, क्या हो सकती है बेटा? अगर मैं अपना इसको सॉल्व करने के लिए ना हम 2 अजम्पशन लेके चलेंगे। अगर मैं अपना पूरा का पूरा रिसोर्स x1 में लगा दूं तो क्या होगा? सर अगर आप अपना पूरा का पूरा रिसोर्स x1 पे लगा देते हो तो यानी कि x2 की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 0। और अगर x2 की वैल्यू यहां पर 0 है तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 800। क्या ये कहानी समझ में आती है? ये क्या जमा घटा कर रहा है? ये लगा के देख रहे हैं। यही लगा के देख रहा है, कुछ और नहीं। तू तो ड्राइंग बना रहा है भाई, हमने देखना यार। हाँ जी बेटा, हमने कैसे करा इसको?
किसी भी दोनों में से एक एक को एक एक बार जीरो मान के चलो, यानी कि पूरा का पूरा रिसोर्स किसी एक प्रोडक्ट पे लग रहा है। मैंने अपना पूरा का पूरा रिसोर्स अगर x1 पे लगा दिया तो x2 की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अगर x2 की वैल्यू जीरो है तो ये तो खत्म हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 800। 9600 डिवाइडेड बाय 12। और अगर आप अपना पूरा का पूरा रिसोर्स x2 पे लगा देते हो तो x1 की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो बेटा 9.6 डिवाइडेड बाय 9600 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। ठीक है, तो अगर आप 0x1 बनाते हो तो 1000x2 बन सकते हैं, 0x2 बनाते हो तो 800x1 बन सकते हैं। ठीक है जी, सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन थी बेटा हमारे पास 4x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 8000। बेटा अगर x2 जीरो है तो x1 की क्वांटिटी आती है 2000, और अगर x1 जीरो है तो x2 की क्वांटिटी आती है 800। थर्ड कंडीशन के हिसाब से हमारे पास है बेटा 4x2 4x1 है, सॉरी 4x1 2x2 3000। हाँ जी, x2 जीरो 750 और जीरो अगर कर देते हो 1500। चलो आओ जरा ग्राफ प्लॉट करें बेटा। हम्म, उसमें क्या होगा? जीरो नहीं आएगी, बस नेगेटिव वाली तो लाइन बनाएंगे नहीं हम, है ना? नेगेटिव लाइन बनानी है। बस भाई बेटा क्लास करना, इससे सब कुछ खराब हो जाता है, मॉल जो बन रहा होता है ना, साथ का प्रभाव पड़ता है, सुना है ना? हाँ चलो जी बेटा, अगर x1 की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करें, अगर x1 की वैल्यू 800 है तो x2 है 0। तो अच्छा इनमें से हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं एक बारी। x1 की 2000 है और x2 की 15। 2000 तक जाने भाई, 200 200। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन कैसे बता रहे हो तुम मुझे? ठीक है जी, और 200। फर्स्ट वाली इक्वेशन के हिसाब से बेटा 0 पे 800 ये, और x2 की वैल्यू आती है 1000। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है वो ये है। एक 1000 पे भी टच कर रहा 800 पे क्यों टच कर रहे हो ऊपर? नहीं, वो तो 800 दूसरा जीरो नहीं होगा। जब x2 की वैल्यू 0 है तो x1 800 है। उसी इक्वेशन पे जब x1 की वैल्यू 0 है तो x2 1000 है ना? सेम बेटा दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, ये इक्वेशन 1 की लाइन है। हाँ जी, तो x1 की वैल्यू 2000 और x2 की वैल्यू 800। वेरी गुड। हाँ जी 2000
और 800। लाइन ड्रॉ करेंगे। सर अगर हम x2 मान लेते हैं x1 मान लेते तो इंटरप्रिटेशन में भी तो वही आएगा, जो क्वांटिटी आपने अगर x2 यहाँ पे लिखा होता तो फिर नंबर वहां पे होते। तो भी वही लाइन। हाँ जी बेटा, सेकंड इक्वेशन हो गई। और थर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यू है बेटा हमारे पास x की वैल्यू 750, यानी कि यहाँ पर 700 हो गया। 1500। अच्छा कोई बात नहीं यार, और x2 की वैल्यू 1500। ले भाई 2 पॉइंट आते हैं। 3। अब ये देखो, पहले तो आपकी जो इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी लेस देन टाइप है या ग्रेटर देन टाइप है? जो कंडीशंस थी आपके पास वो लेस देन टाइप इक्वेशन है या ग्रेटर देन टाइप इक्वेशन है? लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का ये मतलब है कि आपका जो वैल्यू आप कंज्यूम करोगे वो इससे कम होनी चाहिए, कंडीशंस की वैल्यू से कम होनी चाहिए। कम का मतलब है बेटा आपका इंटरनल पार्ट, यहां पर समझ में आ रही है बात? तो जो चीज इस पूरी तीनों इक्वेशन में कॉमन निकलेगी, सिर्फ वही फिजिबल आंसर हो सकता है, क्योंकि तीनों शर्तें एक साथ पूरी करनी है। 160 घंटे से ज्यादा कंज्यूम नहीं हो सकते, 3000 से ज्यादा रजिस्टर यूज नहीं हो सकते, 8000 से ज्यादा डियोड्स यूज नहीं हो सकते। इन सबका कॉमन जो वैल्यू निकलेगी उससे ज्यादा प्रोडक्शन आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए बेटा इन सबके अंदर जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ये पॉइंट है, जरा ध्यान से देखो, 750। x1 750 बना लो, x2 0। मैं प्रोडक्शन बता रहा हूं, पॉसिबल प्रोडक्शन कौन कौन सी है। x1 750। वाला दोबारा बताना, आपने क्या बोला? बेटा मैंने ये बोला है आपके पास ये जो सारी इक्वेशन है सारी सारी लेस देन टाइप, लेस देन। इसका मतलब जो रिसोर्सेज यूटिलाइज हो सकते हैं वो इससे अंदर अंदर हो सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। और ऐसे यूज करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना सर मेरे पास ना 800 यूनिट की प्रोडक्शन हो सकती है, जैसे तुम्हारे को यहाँ पे नजर आ रहा है कि मैं 2000 x1 बना सकता हूँ, दिख रहा है ना? तो लेकिन 2000 x1 सिर्फ इसी रिसोर्स के हिसाब से बन सकते हैं। क्या कोई और रिसोर्स ऐसा है जो आपको 2000 बनाने देगा? आप 2000 की प्रोडक्शन एक्चुअल में अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। आपको दिख रहा है कि मेरे पास डियोड्स तो इतने हैं कि मैं 2000 x1 बना दूंगा, लेकिन क्या आपके पास इतनी लेबर अवेलेबल है? क्या आपके पास इतने रजिस्टर्स अवेलेबल हैं? नो। तो आपके हिसाब से 2000 का पॉइंट तो है आपके ग्राफ के अंदर ये वाला, लेकिन क्या ये प्रोडक्शन फिजिबल है? क्योंकि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है कि मैं 2000 बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या अवेलेबल है? डियोड्स अवेलेबल है। आपके पास ना तो रजिस्टर्स अवेलेबल है, ना ही आपके पास वो अवेलेबल है, क्या नाम है, हाँ लेबर अवेलेबल है। तो आपके पास दोनों चीजों की कमी है ना, तो इन तीनों में से जो सबसे कम होएगा वही तक आप जा सकते हो, आप उससे ज्यादा बना ही नहीं पाओगे। समझ में आ रही है बात? तो इन तीनों में से जो सबसे कम है, तो हमको ना इन सबका कॉमन वैल्यूज निकालनी होती है। सबके सब के अंदर नीचे से काम होना चाहिए, यहां पर सबके अंदर अंदर कवर हो जाए, और सबके अंदर जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला एरिया होगा वो कौन सा होगा? जो सबसे नीचे नीचे यहां पे नजर आ रहा है हमारे को, ये कॉमन एरिया है, ये वाला। ये सब सारी कंडीशंस के अंडर आ रहा है, ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, किसी से भी बाहर नहीं जा रहा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अगर आप यहां पे चले गए ना तो ये आपकी थर्ड कंडीशन को बाहर से बाहर चला, सेकंड कंडीशन से बाहर चला जाएगा ये वाला एरिया, और आप किसी भी कंडीशन से बाहर नहीं जा सकते। आपको सारी कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी है। तो सारी कंडीशंस के अंदर रहते हुए जो कॉमन एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा? हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। अब उस फिजिबल में से भी हमको कौन सा ढूंढना है? ऑप्टिमम। फिजिबल तो है, लेकिन क्या वो बेस्ट है या नहीं? समझ में आ रही है बात? बेस्ट कौन सा होगा जिसपे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा? तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम ढूंढेंगे अभी। अब जरा लेकिन यहाँ पर पॉइंट देखते हैं हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है। तो बेटा एक तो हो गया ये ए पॉइंट, एक ये पॉइंट है बी। इस बी पॉइंट के अंदर कौन सी वैल्यूज है अभी आपको पता ही नहीं है ना? इसमें x1 की क्या क्वांटिटी है, x2 की क्या क्वांटिटी है, अभी हमारे को नहीं पता। एक ये पॉइंट है,
सी। सर आपने ये वाले पॉइंट को कंसीडर क्यों नहीं करा? क्या ये मेरे कवर्ड एरिया के अंदर आता है? नहीं, ये बाहर जाता है। तो मेरे कवर्ड एरिया पे जो वैल्यूज बन रही है ना, उनको ढूंढना है हमने, x1 और x2। और ये वाली वैल्यू तो मुझे पता है पॉइंट डी की। इसके अंदर x2 की क्वांटिटी कितनी है? 800, और x1 की क्वांटिटी कितनी है? 0। इस पे भी हम प्रॉफिट चेक करेंगे अपना। लेकिन अभी मेरे पास 2 पॉइंट हो रहे हैं, बी और सी। बी पे x1 की क्वांटिटी कितनी है और x2 की क्वांटिटी कितनी है, वो आपने ढूंढना है। सी पर x1 की क्वांटिटी कितनी है और x2 की क्वांटिटी कितनी है, वो आपको ढूंढना है। सर कैसे ढूंढेंगे? बेटा बी पॉइंट जो है, ये कौन कौन सी इक्वेशन का इंटरसेक्शन है? इक्वेशन 3 का और फर्स्ट का। ये बेटा फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन है, तो आपको इसका इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। जो सी पॉइंट है वो कौन सी इक्वेशन का है? 2000 और 800 वाली वैल्यू कौन सी थी? सेकंड। और 1000 और 750 वाली वैल्यू कौन सी थी? 1000। हाँ, एक 800 और 2000 है और एक 800 और 1000 है। तो सेकंड और फर्स्ट की इक्वेशन। पॉइंट सी जो है ना बेटा, ये फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन। फर्स्ट और सेकंड। ये जो लाइन थी बेटा, ये कौन से वाली इक्वेशन की थी? 200 और 1000 सेकंड। ये सेकंड की लाइन है। जो 800 और 1000 वाली लाइन है बेटा, ये फर्स्ट की लाइन है। और ये जो हमारी 750 से लेकर के 2000 तक लाइन जो गई थी बेटा, ये कौन सी थी? थर्ड की लाइन थी। तो हमने फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन ढूंढना है, फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन ढूंढना है। आओ ढूंढे। सर इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज कैसे ढूंढेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड। बेटा फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 12x1 प्लस 9.6x2। 12x1 प्लस 9.6x2 इक्वल टू 9600। और थर्ड इक्वेशन थी बेटा 4x1 प्लस 2x2 3000। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका होता है बेटा इक्वेशंस को? इसके डिजिट्स पहले तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल, आपको क्या करना पड़ता है? कोफिशिएंट बराबर करना पड़ता है। कोई भी कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं। बेटा मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर। नीचे डिवाइड वाले कर दो सर। तभी दोबारा आएगा। हाँ, नीचे वाली इक्वेशन को बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन तो वही की वही है, 12x1 9.6x2। 3 2 जा 6 होता है। बेटा अब लिखूंगा ना, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन रिपीट करिए। ये दे रहा हूँ। हाँ, कमेंट कम करा करो बेटा, सामने पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। 12x1 6x2 एंड 9000। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, हमने क्या आता है। इसीलिए पढ़ लिया इसलिए। तेरे से नहीं पूछा तो चुप बैठा है। बेटा x2 की वैल्यू बताओ। बेटा देखो, अगर तुम लोग ऐसे क्लास के अंदर बैठोगे ना, मेरे को बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं करेगा। 166 पढ़ाई की जगह सारी चीजों पर ध्यान रहता है तुम्हारा। 166.66 1। 66.66 ठीक है जी। और x2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी। x2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, फिर माइनस कर दो 9600 में से 12 से डिवाइड करो। 1600 9.6 मल्टीप्लाई बाय 16.66.6 तो 1600 हो गया। 86000। हाँ, कितना आ रही? 666 ठीक है जी। तो एक तो बेटा हमारे पास x1 और x2 का आंसर ही हो गया। 1 और 3 का जो इंटरसेक्शन है ना, वो यहाँ पर ये क्वांटिटी। तो x1 की जो क्वांटिटी आपके पास आई है, ये a हो गया। b x1 की जो क्वांटिटी हमारे पास आई है बेटा, वो आई है 666.67। और x2 की जो क्वांटिटी आई है वो आई है 166.67। पॉइंट सी पर देखिए, पॉइंट सी था फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है बेटा हमारे पास 12x1 प्लस 9.6 इक्वल टू 9600। सेकेंड इक्वेशन थी बेटा हमारे पास 4x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 8000। 4x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 8000। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर वही कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा बेटा 12x1 प्लस 9.6x2 प्लस इक्वल टू 9600। और ये हो जाएगा हमारे पास 12x1 प्लस 30x2 इज इक्वल टू 24,000। माइनस करेंगे बेटा
ये बचेगा 20.4x2 नेगेटिव, और यहां पर हमारे पास कितना आ रहा है 14,400 नेगेटिव, तो इससे x2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 14,400 डिवाइड बाय 20.4 705.8 705 ओके, और x1 की वैल्यू आएगी, किसी भी जगह पर x2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो x1 आएगा कितना 235.3 ओके। तो बेटा ये हो गया x1 की वैल्यू होगी 235.3 और इसकी वैल्यू होगी थी हमारे पास 705.88, और जो पॉइंट डी था उसमें बेटा इसकी क्वांटिटी तो x1 की क्वांटिटी 0 थी और x2 की क्वांटिटी 800 थी। तो ये चार मेरे पास पॉसिबल जो है प्रोडक्ट मिक्स हैं जो मेरी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं एक साथ। तो इनमें से जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट होगा उसको हमने क्या बोलना है अपना ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। सर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? बेटा प्रॉफिट आपको बताया गया था ऊपर, पर यूनिट कितना था, x1 के ऊपर 10 रुपए और x2 के ऊपर 15 रुपए, ये था ना। सर जो ये आया x1 x2 इसका मतलब ये है कि अगर हम x1 की इतनी क्वांटिटी बनाए और x2 की इतनी बनाए तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पर यूनिट का प्रॉफिट है बेटा, ये तो अभी आपके पास पॉसिबल प्रोडक्शन आई है, अभी तक तो प्रॉफिट आया नहीं है। ये प्रोडक्शन आई थी, इतनी प्रोडक्शन करेंगे ये हाँ, ये आपके इस पूरे कवर के अंदर जो आ जाती है सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए आप ये चार प्रोडक्ट मिक्स बना सकते हो। चार प्रोडक्ट मिक्स कौन कौन से? x1 और x1 अगर आपने 750 बना ली तो x2 की कोई क्वांटिटी नहीं बनेगी। अगर आपने x1 यानी कि जो रेडियो की क्वांटिटी वो 666.67 बना ली तो आप 166.67 कौन क्या बना सकते हो? कैलकुलेटर। अगर आपने 235.30 रेडियो बना दिया तो फिर आप साथ में 705 कैलकुलेटर बना सकते हो, और अगर आपने 0 रेडियो बनाए तो आप 800 कैलकुलेटर बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स आ गया जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो आप अपना पॉसिबल प्रॉफिट देखो कि कहां पर कितना आ रहा है। जैसे इस वाले केस में जो आपका प्रॉफिट आएगा, करो जरा मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर चलाओ, 750 पे 10 रुपए का प्रॉफिट आएगा और 0 पे 15 रुपए, टोटल प्रॉफिट कितने का? 7,500। ये यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। बी पर जरा प्रॉफिट चेक करो, 66,666.67 पे 10 रुपए और इसके ऊपर 15 रुपए, बताओ प्रॉफिट कितने का आता है? कैलकुलेटर चलाओ, टोटल प्रॉफिट बताओ। कैलकुलेटर बेटा जीटी वाला बटन भी होता है, N+ वाला भी होता है, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। कितना है? 9167। तो इससे तो ज्यादा ही है अभी। आ रहे नहीं आ रहे टोटल? आ रहे। हाँ जी, प्रोडक्ट जरा मुझे कॉम्बिनेशन सी के बारे में बताओ, कितना प्रॉफिट मिलता है बेटा हमारे को? वन टू नाइन फोर जीरो। तो जो प्रोडक्ट मिक्स सी है ना बेटा, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? करना कैसे पड़ेगा सर, फिर से समझते हैं एक बार। सबसे पहले बेटा आप अपनी सॉल्यूशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन तक तो हमने बड़ी सारी बार सवाल कर लिया। इक्वेशन बनाने के बाद, हाँ, इक्वेशन बनाने के बाद बेटा आप हर इक्वेशन के अंदर एक एक प्रोडक्शन के बारे में सोचो कि अगर मैं सिर्फ किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना पूरा रिसोर्स लगा दूं तो दूसरा प्रोडक्ट कितना बने। ठीक है, तो अगर हमने x1 पे सारा रिसोर्स लगा दिया तो x2 0 है, प्रोडक्शन x1 की आ जाएगी 800। अगर आपने x2 पे सारा रिसोर्स लगा दिया तो x1 0 है, x2 की प्रोडक्शन आ जाएगी 1000। तीनों इक्वेशन से बेटा हमने अपनी प्रोडक्शन कैलकुलेट कर ली। ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है अगर आप अपने पूरे रिसोर्स को किसी एक प्रोडक्ट पे लगा देते हो तो। फिर उसके बाद बेटा हमने इसके हिसाब से ग्राफ बनाया, अपना लाइन फॉर्मुलेट करी, और क्योंकि हमारी सारी की सारी इक्वेशन जो थी वो लेस देन टाइप थी, इसका मतलब हमारा जो कॉमन एरिया बनेगा बेटा वो इसको कवर करते हुए बनेगा, ए बी सी और डी, सबका जो कवर करने वाला जो कॉमन पार्ट है वो ये है। अगर मान लो ये सारी की सारी इक्वेशन हमारी ग्रेटर देन टाइप होती तो फिर आउटर वाला लेते बेटा, फिर उस केस में हमारे पास जो प्रोडक्शन पॉसिबल होती है वो ये वाली होती है।
2000 से 18। हाँ जी, ये और ये। अगर हमारे पास कौन सा एरिया कवर करना होता, सारा का सारा आउटर वाला। अगर सारी इक्वेशंस कौन सी होती, ग्रेटर देन टाइप। मान लो फर्स्ट इक्वेशन ग्रेटर देन होती, सेकंड इक्वेशन लेस देन टाइप होती, तो फिर हम क्या करते, कॉमन एरिया ढूंढते। जैसे फर्स्ट इक्वेशन की लाइन कौन सी है, 800 और 1000 वाली, 800 और 1000 वाली, 800 और 1000 वाली, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। ये बेटा आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। और सेकंड इक्वेशन की लाइन है 2000 और 800 वाली, ये वाली, ये आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन है। और थर्ड इक्वेशन की लाइन है हमारे पास 750 वाली, ये वाली, ये थर्ड इक्वेशन की लाइन है हमारी। ठीक है, कभी बाहर का ये अब मान लो आपके पास अगर जो एरिया होता, वो आपके पास इक्वेशन जो होती, फर्स्ट इक्वेशन लेस देन टाइप है, सेकंड इक्वेशन ग्रेटर देन टाइप और थर्ड इक्वेशन लेस देन टाइप होती, तो क्या होता सर, फर्स्ट लेस देन टाइप है तो फर्स्ट इक्वेशन यानी फर्स्ट वाली लाइन से तो नीचे वाला पार्ट कवर होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन ग्रेटर देन टाइप है तो सेकंड के ऊपर वाला पार्ट कवर होना चाहिए। और थर्ड इक्वेशन जो है वो लेस देन टाइप है तो उसके नीचे वाला पार्ट। तो जरा चेक करके देखते हैं बेटा, फर्स्ट के तो अंडर आता हूं, फर्स्ट के अंडर बेटा, फर्स्ट के अंडर कौन सी इक्वेशन होगी हमारी पास, ये वाली होगी, ये वाला सारा एरिया फर्स्ट के अंडर हो गया। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी फर्स्ट की होगी, ये वाला, हाँ ये भी कवर होगा बेटा। फर्स्ट के अंडर तो ये सारा का सारा आ रहा है ना, फर्स्ट के अंडर होना चाहिए, लेकिन सेकंड से ऊपर होना चाहिए। सेकंड से ऊपर बेटा, सेकंड इक्वेशन की लाइन ये रही जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए यहां पे जा रही है। तो बेटा आपका जो कॉमन एरिया बनता है ना फर्स्ट और सेकंड का, तो ये बनता है ये वाला। ठीक है, और थर्ड के भी अंडर होना चाहिए। तो ये वाला जो एरिया बेटा, क्या वो थर्ड के अंडर आता है कि नहीं आता, आ रहा है ना, थर्ड इक्वेशन के भी अंडर आ रहा है। तो फिर आपका जो कॉमन एरिया बनता ना वो ये बनता, सी डी, और ये वाला पॉइंट बनता आपका ई, ये वाला पॉइंट होता फिर एक। ये 3 पॉइंट के ऊपर आपकी प्रोडक्शन पॉसिबल होती है। इंटरसेक्शन से नीचे का सबका कॉमन एरिया बनना चाहिए। अब कोई इक्वेशन ग्रेटर देन टाइप भी हो सकती है, कोई इक्वेशन लेस देन टाइप भी हो सकती है। तो लेस देन के नीचे वाला देखना है, ग्रेटर देन के ऊपर वाला देखना है, और अगर इनमें से कोई कॉमन बन जाए, मान लो अगर सवाल आपको बोले सर फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर वाला होना चाहिए और थर्ड के नीचे वाला, वो मान लो दोनों को दोनों बिल्कुल अपोजिट चले जाए, यहाँ पे तो सारी इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, कोई ना कोई कॉमन एरिया हर तरीके से निकल ही आएगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, एक लाइन यहाँ से चलेगी, दूसरी लाइन ये चलेगी। इसके नीचे वाला चेक करना है, इसके ऊपर वाला चेक करना है, तो कोई भी कॉमन एरिया आएगा ही। अगर ऐसा हो सकता है ना, लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, दो सेपरेट लाइन हो सकती है, बिना इंटरसेक्शन की चली जाएंगी। तो बिना इंटरसेक्शन की अगर चलेगी और दोनों का अपोजिट एरिया देखना पड़ गया, इसके ये लेस देन टाइप की इक्वेशन की लाइन हो गई, ये ग्रेटर देन की लाइन होगी, तो बीच में कॉमन एरिया तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस वाली लाइन के तो ये ग्रेटर देन वाली इक्वेशन है और ये कौन सी वाली इक्वेशन है, लेस देन वाली इक्वेशन है, तो इसके नीचे वाली, फिर ये सारा एरिया कौन सा हो जाएगा, कॉमन एरिया हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन को ध्यान में रखना है कि इक्वेशन आपकी लेस देन टाइप है या ग्रेटर देन टाइप है। हमारे क्वेश्चन में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा, देयर इज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पिंक वाला, ये पिंक वाला बेटा मैंने ये मानते हुए करा है कि अगर आपके पास सेकंड इक्वेशन जो होती वो ग्रेटर देन टाइप हो जाती, फर्स्ट इक्वेशन लेस देन टाइप, सेकंड इक्वेशन ग्रेटर देन टाइप, थर्ड इक्वेशन लेस देन टाइप, तो फर्स्ट इक्वेशन के नीचे वाला पार्ट होना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट लाइन है तो इसके नीचे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन है इसके ऊपर, और थर्ड के नीचे। तो थर्ड के तो नीचे है सारा एरिया और सेकंड से ऊपर होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट से भी नीचे होना चाहिए, तो यही कॉमन बचता है बस। तो मेरी बात, अगर मैं सिर्फ थर्ड के कॉमन एरिया की बात करूं, थर्ड के डाउनवर्ड एरिया की बात करूं, तो तब तो कौन सा बनेगा सर, ये सारा का सारा थर्ड का डाउनवर्ड एरिया है। हाँ जी, तो ये सारा का सारा थर्ड का डाउनवर्ड एरिया है। समझ में आ गई बात, थर्ड के डाउनवर्ड। लेकिन फिर उसने क्या बोला, फर्स्ट से भी नीचे होना चाहिए। ठीक है, हमने बोला ठीक है भैया, थर्ड और फर्स्ट के नीचे, तो थर्ड के भी नीचे हो और फर्स्ट के भी नीचे हो, तो वही एरिया बचता है। समझ में आ गई बात।
और फिर उसने बोला नहीं सेकंड से ऊपर होना चाहिए। अब बताओ कौन सा एरिया बचता है? ये हटाना पड़ेगा आपको, तो आपका सिर्फ यही एरिया बचेगा। ठीक है, तो आप ग्राफ तो प्लॉट कर लोगे, लेकिन इक्वेशंस को रीड के बिना आप अपना कॉमन एरिया चेक नहीं कर पाओगे। इक्वेशंस को देखना पड़ेगा किस टाइप की इक्वेशन। और फिर जब आपको आपका एरिया मिल गया तो उसमें देखो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बन रहे हैं। अब जो एक्सिस पे पॉइंट बन रहे हैं वो तो वैल्यूज आपको पता है, तभी तो लाइन बनाई है, तभी तो ग्राफ बनाए है। लेकिन जो बीच वाले इंटरसेक्शन बन रहे हैं उनको ढूंढना पड़ेगा ना, वो कौन कौन सी लाइन के इंटरसेक्शन था। इसीलिए हमारे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ये जो बी पॉइंट है फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन है, ये जो सी पॉइंट है ये फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन है। फिर हमने इनको सॉल्व किया, फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज ढूंढी और फर्स्ट और थर्ड के इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज ढूंढी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए, सर ये प्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है जी, तो इन पॉसिबल प्रोडक्शन के ऊपर फिर हमने प्रॉफिट चेक करा, मैक्सिमम प्रॉफिट जहां पर आएगा वो हमारी ऑप्टिमल प्रोडक्शन हो जाएगी। आज का सत्संग इतना ही। सर इस चैप्टर की 2 क्लासेस भी भेज दो।